हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक ऐप साइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम रूरल डेवलपमेंट की यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट 1 देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूनिट नंबर 1 पार्ट 1 रूरल डेवलपमेंट का जिसका नाम है रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसके सबसे पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं कि इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, नीड क्या होता है और भी कई सारी चीज़ें। उसके अलावा हम पॉलिसी और प्रोग्राम देखेंगे जो कि हमें अंडरटेकन होती है, मतलब गवर्नमेंट जो होती है वो हमें प्रोवाइड करवाती है फॉर द पर्पस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद पॉलिसीज़ और प्रोग्राम जो कि सोशल सिक्योरिटी रूरल सेक्टर के लिए आती हैं। ये जो चीज़ें हैं हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं रूरल डेवलपमेंट से कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है। It refers to process of improving the quality of life and financial well-being of people living outside the urbanized areas। मतलब कि अर्बनाइज्ड एरियाज़ कौन से होते हैं, मैंने फॉर रेफरेंस यहाँ पे इन दोनों का हिंदी मीनिंग विद एन एग्जाम्पल लिखा हुआ है। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, ग्रामीण का मतलब जो विलेज होते हैं, विलेजेस मतलब कि जो डेवलप्ड नहीं होते हैं, ठीक है। अर्बन का मतलब क्या होता है, शहरी, शहरी में टाउन और सिटी दोनों आ सकते हैं क्योंकि कई सारे टाउन्स ऐसे होते हैं जो डेवलप्ड हो चुके होते हैं जिनके अंदर कई सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, 24 आवर्स वाटर, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी और भी कई सारी फैसिलिटीज़ उसके अंदर होती हैं, रोड्स की होती हैं एंड एक्सेट्रा। तो अर्बन जो होते हैं वो डेवलप्ड सिटीज़ होते हैं और जो रूरल एरिया होता है वो विलेज टाइप का हो गया जिसके अंदर ज़्यादा हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती हैं। तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है, इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए फाइनेंशियल वेलबींग से, जिससे जो पीपल हैं आउटसाइड अर्बन एरियाज़ उनकी लाइफ को बेटर बनाया जा सके, इसी चीज़ को हम रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। मैंने यहाँ पे आरडी जो एब्रीविएशन यूज़ किया है वो रूरल डेवलपमेंट का है। तो आरडी इज़ अ स्ट्रैटेजी डिज़ाइन टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ रूरल पुअर। जो रूरल डेवलपमेंट जो एक स्ट्रैटेजी है जो डिज़ाइन करी गई है जिससे जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी मतलब कि आप जानते होगी कि पैसा, कि जो लोग हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हों, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हों, क्योंकि अगर पैसे होंगे तो आप रिसोर्सेज को खुद बिल्ड कर सकते हो, तो जिससे वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को, एज वेल एज जो सोशल लाइफ होती है, जो सामाजिक लाइफ होती है उसको भी अच्छा कर सकते हैं। और जैसे कि हमें पता ही है विलेजेस के अंदर क्या होता है, मैं आज की बात नहीं कर रहा, बहुत पहले की बात है, तो कई सारे गरीब लोग भी होते हैं, तो रूरल पुअर उनकी बात हो रही है। फिर आगे आता है स्कोप ऑफ आरडी। जो रूरल डेवलपमेंट है उसके क्या क्या स्कोप्स हैं। द टर्म आरडी कॉन्सेंट्रेट्स ऑन एक्शन टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज टू इम्प्रूव इकोनॉमी। जो टर्म आरडी है, जो रूरल डेवलपमेंट जो स्टेटमेंट है, जो टर्म है, वो कॉन्सेंट्रेट करती है, ध्यान देती है किन एक्शंस पे, जिससे कि डेवलपमेंट हो सके रूरल एरियाज़ का, जिससे वो इकोनॉमी जो है उसमें इम्प्रूव कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जितनी रिसोर्सेज होंगी, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उतने ही ज़्यादा लोग पैसे कमाएंगे और जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा इकोनॉमी के अंदर। स्कोप इंक्लूड्स, क्या क्या स्कोप हैं। अब ज़रा अगर हम स्कोप्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 5 स्कोप हैं डेवलपमेंट के। सबसे पहला है एग्रीकल्चरल ग्रोथ। एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात करें तो एग्रीकल्चर क्या होता है, जो हम क्रॉप्स उगाते हैं, जो हम खाते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसकी ग्रोथ होनी भी ज़रूरी है। कई सारे इरिगेशन मेथड होते हैं जो कि सुटेबल नहीं होते हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। उसके अलावा फर्टिलाइज़र्स कौन कौन से यूज़ करने, कौन से यूज़ नहीं करने चाहिए, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चरल ग्रोथ में आती हैं। फिर आता है पुटिंग अप द इकोनॉमी एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप करना, उसको आगे बढ़ाना। फिर उसके बाद आता है हाउसिंग एंड हाउस साइट्स फॉर लैंडलेस। जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है या फिर घर नहीं है उन लोगों को ज़मीन और मकान देना। विलेज प्लानिंग, जो विलेज है उसके अंदर कुछ प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें घर यहाँ पे बनाने हैं, यहाँ पे हमारे खेत होंगे, इसी टाइप से विलेज की प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे बिल्कुल नेसेसरी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी ऐसी हैं जिनको हम बाद में भी कर सकते हैं। एजुकेशन एंड फंक्शनल लिटरेसी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन, लोगों की एजुकेशन, और जो फंक्शनल लिटरेसी है वो तो एटलीस्ट होनी चाहिए, जो बेसिक लिटरेसी है वो तो लोगों के अंदर कम से कम होनी चाहिए। ये स्कोप है रूरल डेवलपमेंट का।
और दोस्तों ये वाला जो चैप्टर है, ये वाली जो यूनिट है, ये पूरी की पूरी अंडरस्टूडेबल है कि ये इंडिया के ऊपर ही है। यहाँ पे किसी और कंट्री की बात नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात होगी। आगे बात करते हैं तो आगे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों चाहिए हमें रूरल डेवलपमेंट। तो ये एक नेशनल नेसेसिटी है, पूरे नेशन को इस चीज़ की ज़रूरत है। एंड हैज़ कंसिडर्ड इंपॉर्टेंस इन इंडिया बिकॉज ऑफ रीजंस, और ये इंडिया के अंदर कंसिडर किया गया है बिकॉज ऑफ द रीजंस लाइक, सबसे पहले जो 3/4 जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो रूरल एरियाज़ में ही जीती है। तो जो रूरल एरियाज़ हैं वो इंडिया की 3/4 पॉपुलेशन को बिल्डअप करते हैं। आधे से ज़्यादा जो कंट्री का नेशनल इनकम है वो एग्रीकल्चर से आता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो एग्रीकल्चर होता है वही एक्सपोर्ट होता है, हमारे देश से बाहर भेजा जाता है। जो हमारे देश के मसाले हैं वो दुनिया के सबसे महंगे मसालों में काउंट होते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर मसाले हैं फॉरेन देशों में। तो जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो देता है नेशनल इनकम में। अराउंड 70% ऑफ पॉपुलेशन गेट एम्प्लॉयड थ्रू एग्रीकल्चर। जो 70% से ज़्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर की मदद से। एग्रीकल्चर की मदद से कैसे है, क्योंकि जैसे ही आपकी 3/4 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन रूरल एरिया से बिलोंग करती है, उसी तरीके से कई सारे लोग ऐसे हैं, कई सारी फैक्ट्रीज़, कई सारी कंपनीज़ काम कर रही हैं इसी एग्रीकल्चर फील्ड में, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र्स कोई कंपनी ब्रांड देता है, कोई कुछ प्रोडक्ट देता है, कोई कुछ प्रोडक्ट देता है। तो इन सबको अगर काउंट किया जाए तो 70% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो खाली एग्रीकल्चर की मदद से ही एम्प्लॉयड है और किसी चीज़ से एम्प्लॉयड नहीं है। बल्क ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज कम फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर्स। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, आशीर्वाद आटा, कई सारी आटे की फैक्ट्रीज़ हैं, कई सारे चावल की फैक्ट्रीज़ हैं। तो उसके अंदर जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है वो कहाँ से होता है, वो एग्रीकल्चर से ही होता है, और जो रूरल सेक्टर होता है वहीं से ही होता है। ग्रोइंग डिस्पैरिटी बिटवीन द अर्बन इलाइट एंड रूरल पुअर कैन लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बनाएंगे, अगर जो अर्बन लोग हैं और जो रूरल लोग हैं उनके बीच में अगर डिफरेंसेस बने रहेंगे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जैसे कास्टिज्म बढ़ जाएगा, उसके अलावा कलर का डिफरेंस आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए हमें ये वाली जो रूरल डेवलपमेंट है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो ना हो। जैसे आज के टाइम में जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका जो मेन मुद्दा है वो हिंदू वर्सेस मुसलमान है। इसी तरीके से अगर रूरल लोग जो है वो ग्रो नहीं करते हैं या फिर अर्बन लोगों के कंपैरिजन में नहीं आते हैं, तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहाँ पर भी आएगी, और वहाँ पे भी पॉलिटिक्स का बहुत गंदा तरीके से यूज़ किया जा सकता है और किया जाएगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो किसी चीज़ को नहीं छोड़ते हैं, वी नो दैट। चलिए, नीड फॉर रूरल डेवलपमेंट, क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरत की बात करें तो मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। सीधा सीधा जो रूरल डेवलपमेंट से हमें फ़ायदा होता है वो हमारी इकोनॉमी पे होता है, क्योंकि अगर इकोनॉमी में अगर आप मान के चलो कि कई सारे गांव की ज़मीनें ऐसी होती हैं जो जिन्हें नीलाम कर दिया जाता है या फिर बेच दिया जाता है। जैसे अभी जेवर एयरपोर्ट बना था, तो जेवर एयरपोर्ट में क्या हुआ था, जितने भी किसानों की ज़मीन है उसको क्या किया था, एक्वायर किया गया था, उसके बदले में पैसे वगैरह दिए गए थे। तो अब क्या होगा, उस ज़मीन पर क्या होगा, इकोनॉमी तो हुई बनेगी, क्योंकि एयरपोर्ट बनेगा, वहाँ पे लोग जाएंगे, एयरप्लेन्स वगैरह एयरक्राफ्ट्स आएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमिक साइकिल चलेगी, वहाँ से पैसा कमाया जाएगा, वहाँ से टैक्सेशन होगी, वहाँ से लोगों को सहूलियत भी मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर मेन मोटिव जो है वो इकोनॉमी का है, जितने भी नए फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं, जितने भी रोड्स बनाए जाते हैं, जितने भी टोल टैक्स लगाए जाते हैं, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के लिए ही लगाए जाते हैं। अगर इकोनॉमी होगी तो लोगों का बेनिफिट होगा, अगर इकोनॉमी नहीं होगी तो गवर्नमेंट का भी फ़ायदा नहीं होगा, और गवर्नमेंट सबसे पहले अपना फ़ायदा देखती है सिटीजन से भी पहले। तो जो मेन मोटिव है रूरल डेवलपमेंट का वो ग्रोथ है और दूसरा डेवलपमेंट है। चलिए,
रूरल इकोनॉमी सपोर्ट्स अर्बन इकोनॉमी बाय सप्लाइंग मिल्क, फूड एंड रॉ मटेरियल्स। तो अगर हम बात करें कि जो अर्बन इकोनॉमी है उसको कौन सपोर्ट करता है, तो उसको रूरल इकोनॉमी ही सपोर्ट करती है, क्योंकि रूरल इकोनॉमी, रूरल जो लोग होते हैं वो हमें मिल्क, फूड, रॉ मटेरियल्स ये सब प्रोवाइड करते हैं। अगर रूरल लोग नहीं हो, अगर विलेजर्स नहीं हो, अगर हमारे गाँव के लोग नहीं हो ना, तो हमारे पास पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए रोटी नहीं होगी, हमारे पास पीने के लिए दूध भी नहीं होगा। हमारे पास जो भी हमारे पास इस टाइम पर है, जो भी हमारे पास सहूलियतें हैं, वो सारी की सारी रूरल लोगों की वजह से ही है, मेजॉरिटी ऑफ। क्योंकि अगर ये लोग ही नहीं होंगे, ये लोग ग्रो ही नहीं करेंगे, तो हमारे पास आएगा भी नहीं। तो हमारे देश के लिए विलेजर्स और जो रूरल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन इन विलेजेस। रूरल डेवलपमेंट की नीड इसलिए भी है क्योंकि एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे एजुकेटेड होंगे तो उन्हें पता होगा कि सही गलत क्या है, कहाँ पे उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हेल्थ बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जीवन है तो सब कुछ है, तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। सैनिटाइजेशन, अगर सैनिटाइजेशन नहीं होगी सही से तो लोग बीमार हो सकते हैं, बैक्टीरियाज फैल सकते हैं, वायरसेस फैल सकते हैं, दैट कैन लीड अवॉइड मैनी अर्बन प्रॉब्लम्स। और अगर रूरल डेवलपमेंट होगी तो उससे भी अर्बन लोगों की प्रॉब्लम कम होगी, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि कई सारे गाँवों में ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उन्हें भीख मांगनी पड़ती है या फिर कूड़ा बीनना पड़ता है या फिर जो स्लम में चले जाते हैं। तो इन चीज़ों से भी जो अर्बन प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगी, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स है जो कि सॉल्व होंगी हमारी। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एलिड एक्टिविटीज़ एंड नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग गेनफुल अनएम्प्लॉयमेंट इन gainful employment in rural areas and improving overall food production। अगर हम डेवलपमेंट करेंगे एग्रीकल्चर का और कई सारी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देंगे ध्यान से, तो हमें बहुत सारे गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी मिल सकती है रूरल एरियाज़ की मदद से, जो कि हमारी फूड प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगी। क्योंकि आजकल की जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसने हमें इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है कि हम एग्रीकल्चर में जो काम 1 महीने में होता था वो आज हम 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उससे भी तेज़ कर सकते हैं। कई बार आप मार्केट में गए होगे तो आपने सुना होगा कि इंजेक्शन वाला है, तो ये क्या है, ये यही तो है कि जो एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं उसके अंदर जो भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर कुछ केमिकल्स का यूज़ भी किया जाता है, जो कि हमारी जो सब्जियां होती हैं या फिर जो भी वेजिटेबल्स या फिर जो भी एग्रीकल्चरल चीज़ होती है उसको पॉइजनस भी कर सकती है या फिर डेंजरस भी कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट में भी ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि ऑर्गेनिक मतलब कि प्योर, लेकिन उसके अंदर भी कई सारे ऐसे मेथड्स हैं जिससे कि आप ऑर्गेनिक चीज़ों को भी जल्दी से उगा सकते हैं। रूरल अर्बन माइग्रेशन कैन बी रिड्यूस्ड इफ़ रूरल एरियाज आर डेवलप्ड। जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है उसको कम किया जा सकता है अगर रूरल एरियाज़ के अंदर डेवलपमेंट हो जाए तो। अब क्या होता है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जो गाँवों में रहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो वहाँ से शिफ्ट होकर के माइग्रेट होकर के आ जाते हैं अर्बन एरियाज़ में, शहरों में, कस्बों में रहने लगते हैं। तो ये जो होता है इस चीज़ को कम किया जा सकता है अगर रूरल एरियाज़ जो हैं उनको भी डेवलप कर दिया जाए, क्योंकि अगर रूरल एरियाज़ जो है वो डेवलप हो गए तो उनको सारी सुख सुविधाएँ वहीं मिल जाएंगी और वो शिफ्ट या फिर माइग्रेट नहीं करेंगे। टू बेटर यूज़ द अनयूज्ड और अंडर यूज्ड रिसोर्सेज, एक ये भी है कि जो बेटर हम यूज़ है वो कर सकें और जो अनयूज्ड रिसोर्सेज हैं उनका भी यूज़ ले सकें, क्योंकि ऐसी हमारी कई सारी रिसोर्सेज है जिनका हम यूज़ नहीं ले पाते हैं या फिर बहुत कम यूज़ ले पाते हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरडी, जो हमारी रूरल डेवलपमेंट है उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सबसे पहले इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड वेजेस, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना और वेजेस को बढ़ाना। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी मतलब नंबर ऑफ पीपल अगर बढ़ेंगे तो हमारी मैन पावर बढ़ेगी, मैन पावर बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं। वेजेस बढ़ेंगे, वेजेस का मतलब कि लोग बढ़ेंगे तो मतलब हमारा पर डे का जो होता है झाड़ी वो भी बढ़ेगी। ब्रिंग ग्रेटर सोशियो इकोनॉमी इक्विटी, ये ज़्यादा से ज़्यादा सोशियो और इकोनॉमिक इक्विटी जो है उसको बढ़ाएगी। सोशियो मतलब सामाजिक और इकोनॉमी मतलब देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास ज़्यादा पैसा है, तुम्हारे पास कम पैसा है, तो लोग नीचे समझने लगते हैं, लोग अपने आप को ये जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो अपने आप को ज़्यादा समझते हैं, राइट। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी गलत में नेगेटिव में जाती है इन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल फैक्टर्स।
तो ये सोशल जो हमारी सामाजिक है या फिर फाइनेंशियल चीज़ें हैं उसके अंदर एक इक्वालिटी बनाएगी R&D के अंदर, क्योंकि सरपंच जो होते हैं उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो सबको थोड़ा सा दबा के रखते हैं। ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ, आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है, ये पहले की बातें थी। ब्रिंग अबाउट अ स्पेशल बैलेंस इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एक बैलेंस बना सकते हैं सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत होना ज़रूरी है। अगर सोशली डेवलपमेंट होगा तो लोगों का जो माइंडसेट है वो ब्रॉड होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा थॉटफुल होंगे और लोगों के दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे एंड वो ओपन माइंडेड होंगे। टू गारंटी एन इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके अंदर इंक्रीज होना होगा इससे। टू प्रोवाइड बेसिक नीड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स, जो बेसिक नीड्स हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स और भी कई सारी चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड करवाना। अब क्या क्या इश्यूज़ हैं जो R&D हमारा एक तरीके से सॉल्व करता है। सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें पावर हाउस चाहिए, ट्रांसफार्मर्स चाहिए, इरिगेशन जो हमारी सिंचाई होती है उसके लिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की आना जाना, इन सब की फैसिलिटीज़ भी होना ज़रूरी है, नीड टू बी एड्रेस्ड। ये क्या है, ये होनी ज़रूरी होती है किसी भी शहर में या फिर किसी भी गांव में, आजकल तो आपको मिल ही जाएंगी, लेकिन ये थोड़ा सा रिडक्शन ऑफ पोवर्टी, जो पोवर्टी है, जो गरीबी है उसका कम होना। इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज रूरल एरियाज़ हैव मैक्सिमम पोवर्टी, क्योंकि रूरल एरियाज़ के अंदर सबसे ज़्यादा गरीबी जो है वो देखी जाती है। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, बेटर फिजिकल ग्रोथ, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी डेवलप की जाती हैं, जिससे कि फ़िज़िकल ग्रोथ अच्छी होती है। कई सारे गांव ऐसे हैं जिसके अंदर हॉस्पिटल्स ही नहीं होते हैं और वहाँ के लोग अगर बीमार हो जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना होता है, क्योंकि या तो उनके पास कुछ मेडिसिन जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है रिकवरी के लिए, या फिर उनको बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। आगे बढ़ते तो आगे आता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो है उनकी जो डेवलपमेंट होनी है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाए, जिससे कि वो अपना एक ऑल्टरनेटिव फाइंड कर सकें क्रॉप कल्टीवेशन के अलावा। क्रॉप कल्टीवेशन आपको पता ही होगा, जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो इतने पूरे दिन मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो अपनी पूरी कमाई उस क्रॉप को उगाने में लग जाती है। अगर बाई चांस कुछ हो जाए और वो क्रॉप गई किसी रीज़न की वजह से, अगर वो क्रॉप ख़राब हो जाती है तो उसका पूरा लाइफ चले जाता है ना फार्मर का। तो इसी वजह से जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे क्रॉप कल्टीवेशन के साथ साथ उनके पास एक ऑल्टरनेटिव हो जिससे वो अपनी जीविका चला सकें, वो जी सकें, उनके ऊपर कोई भी प्रेशर ना हो कि अगर क्रॉप चली गई तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, और जो हमारे फार्मर्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडिया के लिए, क्योंकि जैसे कि हमने पीछे ही देखा है कि वो हमारा जो 70% पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की मदद से ही एम्प्लॉयड है। अगर एग्रीकल्चर ही नहीं बचेगा तो ये जो ये एम्प्लॉयड लोग हैं ये भी नहीं बच पाएंगे। फिर हम आगे देखते हैं तो आगे आता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डन बाय इंप्रूविंग द लिटरेसी रेट। जो लिटरेसी रेट है उसका डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल डेवलपमेंट, लोगों को स्किल आनी चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कि इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से काम करती हैं, कैसे बनती हैं, क्या क्या उनमें चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, और भी कई सारी चीज़ें। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्या क्या चीज़ें बेसिक होती हैं रूरल डेवलपमेंट के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहली जो नेसेसिटी होती है वो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी होती है लाइफ की उन्हें पूरा करना चाहिए रूरल डेवलपमेंट के अंदर। जैसे मैं बात करूँ खाने की, फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, बेसिक लिटरेसी, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। फूड हमारा खाना, कपड़े, छत, और हमारी बेसिक लिटरेसी, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई। प्राइमरी हेल्थ केयर, एटलीस्ट हमें पढ़ना लिखना आना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, हमें पढ़ना आना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ केयर, और फिर उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ लाइफ कि हमारी जो जान है वो सुरक्षित रहे और हमारी जो प्रॉपर्टी है वो भी। तो आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है इफ़ एनीवन इज एब्सेंट फ्रॉम दीज देन कंडीशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट एग्जिस्ट। अगर इनमें से एक भी चीज़ आपके पास नहीं है तो आप अंडर डेवलपमेंट कंडीशन में एग्जिस्ट करते हो। तो आप अगर इन सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आप डेवलप्ड हो, आप
एक अच्छे नागरिक हैं, आपको सब कुछ, आप एक मतलब मैं कहूँ एक डेवलप्ड नागरिक जो होता है वो है, आपके पास डेवलप्ड लाइफ है। लेकिन अगर आपके पास इनमें से कुछ भी एब्सेंट है, लाइक आप खाना नहीं है तो आप भी नहीं है, कपड़े नहीं है, शेल्टर नहीं है, बेसिक लिटरेसी नहीं है, प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये अंडर डेवलपमेंट की कंडीशन में आता है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड दिस ऑल, ये जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करवाना। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नेसेसरी फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ रूरल पीपल। इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो नेसेसरी है जिससे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि अगर मान के चलिए आज आपके पास 10 रुपये हैं तो आप उसके हिसाब से अपना खाना खरीद के खाएंगे, लेकिन अगर आपके पास कल 100 रुपये आ जाते हैं तो आपका कुछ और खाने का मन करेगा, देन यू विल बाय दैट। या फिर उसके बाद आपके पास 1000 रुपये आ जाते हैं तो उसके बाद आप उस हिसाब से चेंज हो जाते हो, है ना। आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है, आपकी लाइफ की जो डिमांड्स है वो इंक्रीज हो जाती हैं, वो अच्छी हो जाती हैं। तो वही है क्वालिटी ऑफ लाइफ। दूसरी चीज़ है बेसिक एलिमेंट्स में सेल्फ रिस्पेक्ट, इंसान की इज्जत खुद की नज़रों में। एवरी पर्सन सीक्स फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड ऑनर। जो हर एक इंसान है उसको इज्जत चाहिए होती है, डिग्निटी चाहिए होती है और ऑनर चाहिए होता है, सम्मान चाहिए होता है, आत्मसम्मान चाहिए होता है, इज्जत चाहिए होती है। एब्सेंस ऑफ लैक ऑफ रिस्पेक्ट इंडिकेट्स लैक ऑफ डेवलपमेंट। अगर एब्सेंस है या फिर लैक है या तो है ही नहीं या फिर कमी है सेल्फ रिस्पेक्ट में, आत्मसम्मान में कमी है, तो ये दर्शाती है कि जो वो चीज़ है वो डेवलप नहीं है या फिर उसके अंदर डेवलपमेंट होने में कुछ कमी है। फिर तीसरी चीज़ आती है जी फ्रीडम। फ्रीडम एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक हमारा एलिमेंट है आरडी का। तो इसके अंदर क्या होता है? फ्रीडम रेफर्स टू आइडियोलॉजी फ्रीडम, इकोनॉमिक एंड फ्रीडम फॉर सोशल सर्विट्यूड। फ्रीडम जो है उसका मतलब क्या हो सकता है? आइडियोलॉजिकल फ्रीडम। आइडियोलॉजिकल मतलब जो मैं सोचना चाहता हूँ वो मैं सोच सकता हूँ, आप मेरे थॉट्स अपने ऊपर मत लगाइए और आप अपने थॉट्स मेरे ऊपर मत लगाइए और मैं अपने थॉट्स आपके ऊपर नहीं लगा सकता, ठीक है। यह आइडियोलॉजिकल होता है कि मतलब जो मेरे थॉट्स हैं वो मेरे हैं, उस पर मेरा राइट्स है। ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा सोचते हो मैं वैसा सोचता हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक एंड फ्रीडम फ्रॉम सोशल, इकोनॉमिक फ्रीडम भी होना ज़रूरी है। अगर मेरे पास 1000 रुपये हैं और मैं इनको प्लेस ए पर खर्च करना चाहता हूँ तो आप मुझे फोर्स ही नहीं कर सकते कि आप प्लेस बी पर खर्च करो, ओके। एंड फ्रीडम फॉर सोशल सर्विट्यूड, कि मैं सोशली मैं किस तरीके से लोगों को ट्रीट करना चाहता हूँ, मैं अच्छे से ट्रीट करना चाहता हूँ, मैं बुरे से ट्रीट करना चाहता हूँ, उस चीज़ की भी मुझे फ्रीडम चाहिए या मिलती है रूरल मतलब डेवलपमेंट के साथ। सर्विट्यूड इज एनी फॉर्म रिफ्लेक्ट्स अ स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। सर्विट्यूड जो है वो कुछ भी हो सकता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है स्टेट ऑफ अनडेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट की अंडर डेवलपमेंट है, मतलब डेवलपमेंट जो है वो नीचे स्तर पर है। इंपॉर्टेंस ऑफ आरडी फॉर क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। सस्टेनेबल लाइवलीहुड, सबसे पहले सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स का मतलब समझते हैं। सस्टेन का मतलब होता है कुछ चीज़ झेलना, ठीक है, लंबे समय तक झेलना। तो सस्टेनेबल मतलब कि एक ऐसी ज़िंदगी जो कि बहुत लंबे समय तक चल सके। मतलब जैसे कि हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वज अगर हमारे लिए अच्छा खासा पैसा कमा के गए हैं तो हमारी 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाती हैं, राइट। तो वो सस्टेनेबल लाइवलीहुड हुआ। इसके अंदर देखते हैं कि तो इसके अंदर क्या है। तो आरडी इज़ वाइटल फॉर क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। जो रूरल डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स के लिए। एसेंशियल है पॉवर्टी इरेडिक्शन के लिए, कि जो पॉवर्टी है उससे आप निकल सको। ग्रेट वैल्यू टू बी गेन्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग आरडी। ये हमें ग्रेट वैल्यू दे सकती है अगर हम कोऑर्डिनेट करें रूरल डेवलपमेंट के साथ। A healthy and dynamic agriculture sector in a important foundation of RD। जो एक डायनेमिक एग्रीकल्चर और हेल्दी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए। इसका मतलब समझते हैं। डायनेमिक का मतलब होता है कि जैसा ट्रेंड आया उस हिसाब से आप एग्रीकल्चरल को अगर आप एडॉप्ट कर लेते हो तो आपकी जो एग्रीकल्चर चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती हैं। जैसे आज के टाइम में सरकार ने बहुत सारी ऐसे नंबर्स निकाल दिए हैं जिन पे फार्मर्स कॉल करके हेल्प ले सकते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है एग्रीकल्चर करने में तो वो आपको रिजॉल्व करने में हेल्प करेंगे। जनरेटिंग स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस टू अदर इकोनॉमिक सेक्टर्स, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज बनता है
जिससे कि हमारे इकोनॉमिक सेक्टर्स जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, एक फार्मर अगर गेहूँ उगा रहा है तो वो गेहूँ कैसे कैसे बिक सकता है, वो डायरेक्टली मार्केट में बिक सकता है, वो आप इंडस्ट्रीज़ को बेच सकते हो, या फिर वो आप गवर्नमेंट को बेच सकते हो। तो 3-4 ऑल्टरनेटिव हैं, या फिर वो खुद भी बेच सकता है इफ़ ही विशेस टू सेल दैट, तो वो बेच सकता है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो एक फार्मर के पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं। रूरल लिवलीहुड आर एनहेंस्ड थ्रू इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल पीपल इन मैनेजमेंट ऑफ देयर ओन सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। तो जो रूरल लिवलीहुड होता है उसके अंदर जो लोगों की ज़िंदगी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है इन फैक्टर्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स में, अगर वो जो रूरल पीपल हैं वो पार्टिसिपेट करें इसके अंदर इफ़ेक्टिवली। मतलब जिस तरीके से प्रोसीजर बनाया गया है, जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई गई है, अगर उसी तरीके से फॉलो किया जाए, उसी तरीके से पार्टिसिपेट किया जाए, तो वो चीज़ें रूरल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदे कर सकती हैं। Sustainable livelihood in rural development depends on making investment in environmental protection. Sustainable livelihood का मतलब क्या है कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर सस्टेनेबल लिवलीहुड जो है रूरल डेवलपमेंट के अंदर मायने रखता है कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किए जाएं जिससे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो सके, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके और रूरल हेल्थ और एजुकेशन भी आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है इसका लास्ट पॉइंट, जिसके अंदर है देयर इज़ कंसिडरेबल पोटेंशियल फॉर रूरल जॉब क्रिएशन। यहाँ पे जो है एक वो है कंसिडरेबल पोटेंशियल है कि जो रूरल लोग हैं उनके लिए जॉब जो है वो बनाई जा सके इन बिल्डिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बन रहा हो, इन द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट एंड रेसिड्यूज़, जिससे कि जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज का, वेस्ट का या फिर रेसिड्यूज़ का, वो भी मेंटेन्ड रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है पॉलिसी प्रोग्राम्स फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर इन आरडी। तो दोस्तों अब क्या है, अब हमारी एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो भी इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ और प्रोग्राम लाए थे उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और हर एक पॉलिसी, हर एक प्रोग्राम के हम सबसे पहले पॉइंट समझेंगे कि क्या है, और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और ये जो हर एक जो पॉलिसी है, जो प्रोग्राम है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को याद कर लें, कि कोई ट्रिक बना लीजिए जिससे आप इन चीज़ों को आसानी से याद कर सकें, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं और ये तो खाली यूनिट 1 पार्ट 1 है, और यूनिट 1 पार्ट 2 के और भी ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल पहले इसको देखते हैं। तो पहले ये आता है एग्रीकल्चर रिमेन्स द मेन एवेन्यू ऑफ फॉर प्रोवाइडिंग इनकम्स एंड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़। जो एग्रीकल्चर है वो मेन इवेन्यू बना है, जैसे कि हमारी 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से ही एम्प्लॉयड है। तो यहाँ पे ये मेन इवेन्यू बन जाता है जो कि हमें प्रोवाइड करता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ के अंदर। सरकार को भी रूरल एरियाज से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जाता है, सबसे ज़्यादा टैक्स आता है। एग्रीकल्चर प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आरडी स्ट्रैटेजी। जो एग्रीकल्चर प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरडी स्ट्रैटेजी के लिए। प्लान एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग बेटर कंडीशंस। हमें एक बेटर रोल चाहिए जिससे हम बेटर कंडीशंस के अंदर प्ले कर सकें, और जैसे डिपेंड करता है सेक्टर के ऊपर, जैसे सेक्टर चेंज हो वैसे ही हम उन कंडीशंस के हिसाब से अपने चीज़ों को चेंज कर सकें। द गवर्नमेंट हैज़ रोल्ड आउट न्यू पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स टू बेनिफिट ऑल फार्मर्स। जो गवर्नमेंट है उसने नई नई पॉलिसीज़ को रोल आउट किया है जिससे कि जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके। सम पॉलिसीज़ आर प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चर आर। जो कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि सरकार ने निकाली हैं उनमें से मैं आपके सामने 6 रखता हूं जो हमारे कोर्स में है। सबसे पहले है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम शॉर्ट में PMFBY कहते हैं। दूसरी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY। फिर है परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY। रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, RADF। नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेन फेड एरियाज, NWD-PRA। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA। तो ये थे कुछ ऑफ द पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स जो कि हमारी सरकार ने लॉन्च किए हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फार्मर्स। तो अब देखते हैं कि आगे क्या क्या है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली पॉलिसी से,
जिसके बारे में हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये है हमारी योजना, इसको पढ़ेंगे और उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। तो ये जो है ये एक स्पॉन्सर्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जिसके अंदर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं और एक सिंगल प्लेटफॉर्म के लिए। ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के द्वारा न्यू दिल्ली के अंदर, जबकि खारिफ क्रॉप जो सीज़न था 2016 का उसके बाद ये लागू हो गई थी। तो मतलब अगर हम कहें तो ये जो योजना है ये हमारी लॉन्च करी थी मोदी सरकार ने। फिर हम आगे बढ़ते तो आगे आती है फार्मर हैज़ टू पे मैक्स प्रीमियम फॉर 2% फॉर खारिफ। जो फार्मर्स हैं उनको जो मैक्स प्रीमियम देना होता है, टोटल क्रॉप का 2% देना होगा। इंश्योरेंस जो है उसके लिए जो प्रीमियम बनेगा 2% खारिफ के लिए, 1.5% राबी फूड के लिए, ऑयल सीड एंड 1.5% जो है वो राबी फूड और ऑयल सीड दोनों के लिए है, और जो 5% है वो एनुअल कॉमर्शियल या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए होगा। मतलब कि 2% आपका खारिफ हो गया, 1.5% राबी फूड और ऑयल सीड हो गया, 5% जो भी आपकी एनुअल कॉमर्शियल हो उसमें से आपको देना होगा सरकार को। ठीक है जी। अब आम आदमी की जेब से तो 18% लिया जाता है, फार्मर्स की जेब से 5% एनुअल, और बाकी ये जो टोटल का 2% या 1.5% जो भी है उस हिसाब से क्रॉप के हिसाब से वेरी करता है। द रिमेन पार्ट ऑफ actuarial bidded premium is shared equally by the center and state government। जो भी प्रीमियम इकट्ठा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट के बीच में 50-50 हो जाता है। तो अगर मान के चलिए 1000 रुपये फार्मर पे करता है सरकार को, तो वो 500 रुपये स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाएंगे और 500 रुपये जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में एज अ प्रीमियम, क्योंकि इंश्योरेंस का वो प्रीमियम है। The claim should be settled within 2 months of harvest, subject to timely provision of both yield data and share of premium subsidy by state government। तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपको क्लेम चाहिए इंश्योरेंस का वो आपका सेटल हो जाना चाहिए 2 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि जो हार्वेस्ट सब्जेक्ट होते हैं वो टाइमली प्रोविजनड होते हैं। मतलब टाइम का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी आपने उगाया है उसका डेटा और जो भी आपने दिया है प्रीमियम उसका जो सब्सिडी मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट से वो आपको लौटाना होता है। मतलब जो गवर्नमेंट है वो आपको सब्सिडी देती है, जो भी आप प्रीमियम पे करता है, जो भी फार्मर पे करता है उसके ऊपर एक परसेंटेज होता है जो सब्सिडी वापस फार्मर को मिल जाता है। द मेन पर्पस ऑफ दिस स्कीम इज टू फैसिलिटेट क्विक क्लेम सेटलमेंट। और ये जो मेन पर्पस था ना इस योजना का वो ये था जिससे कि जो लोग हैं उनको जो सेटलमेंट है ना वो जल्दी मिल जाए। तो बहुत बढ़िया योजना है और जो हमारे फार्मर्स हैं वो इसका बखूबी यूज़ कर रहे होंगे। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स इन इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एनी नोटिफाइड क्रॉप। तो इसके अंदर इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है फार्मर्स को। अगर किसी कारण की वजह से उनकी जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाती है और वो नोटिफाई कर देते हैं ऑफिसर को, तो उनको जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं और जो भी पेस्ट हैं या फिर जो भी डिजीज़ है उनको पैसे मिल जाते हैं, जो भी क्लेम होता है वो उनको मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर्स टू एंश्योर देयर कंटिन्यूएंस इन फार्मिंग। ये स्टेबलाइज करता है इनकम ऑफ फार्मर्स की, जिससे कि वो इंश्योर कर सके वो कंटिन्यू करेंगे फार्मिंग को, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला हमारे लिए, हमारे देश के लिए फार्मर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे देश में एक वो भी है, स्लोगन भी है, जय जवान जय किसान। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फार्मर्स। टू एनकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये एक तरीके से फार्मर्स को एनकरेज भी करता है, जिससे वो नए जो तरीके आए हैं ना, जैसे आज के टाइम में आपने सुना होगा ड्रोन्स जो होते हैं ना, ड्रोन से पानी वानी डाला जा रहा है आजकल उसके अंदर, खेतों के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे हमारा सबसे पहले वाटर जो है उसकी अगर कोई भी वेस्टेज है वो डिक्रीज़ होती है। उसके अलावा जो हमारी पावर है, जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो भी लेस कंज्यूम होगी। तो ये नए नए इनोवेटिव वेज हैं जो कि फार्मर्स को एनकरेज करते हैं कि वो इस मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को यूज़ करें। टू एंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, जो भी फ्लो ऑफ क्रेडिट है वो एग्रीकल्चर को मिलता है। PMKSY एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो अब हमारे पास नेक्स्ट योजना आती है PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि क्या था, एक बार देख लेते हैं फटाफट से, कृषि सिंचाई योजना।
कृषि सिंचाई योजना फॉर्मुलेटेड विद विजन ऑफ एक्सटेंडिंग द कवरेज ऑफ इरिगेशन। ये जो है फॉर्मुलेट किया गया था जिससे कि जो एक्सटेंड कर सकें कवरेज ऑफ इरिगेशन को, जो हमारी इरिगेशन है उसको बेटर किया जा सके, इम्प्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी इन अ फोकस्ड मैनर, जो भी हमारा पानी है उसको एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके, वो वेस्टेज ना हो। प्रोवाइड एंड टू एंड सॉल्यूशन ऑन सोर्स क्रिएशन, जो हमारी एंड टू एंड सॉल्यूशन है वो दे सकें क्रिएशन से कि कैसे हमें बीज डालना है, कैसे नहीं डालना है, कैसे बीज डालने पे जल्दी उगेगा, कौन कौन से हमें पेस्टिसाइड यूज़ करने हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये जो चीज़ें हैं ये हमें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट कि किस तरीके से हमें क्या क्या चीज़ डालनी चाहिए है क्रॉप्स के अंदर। फील्ड एप्लीकेशन, क्या क्या हमें फील्ड के अंदर और ध्यान देना है। एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, क्या क्या हमें और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इन मीटिंग हेल्ड ऑन 1 जुलाई 2015। तो जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की, उसने इस योजना को ग्रीन चिट दी थी या फिर हरी झंडी दी थी 1 जुलाई 2015 को। तो ये वाली जो योजना है ये भी हमारे मोदी जी ही लाए थे। आल्सो फोकस ऑन क्रिएटिंग प्रोटेक्टिव इरिगेशन बाय हार्नेसिंग रेन वाटर एट माइक्रो लेवल। जो ये फोकस करता है ये क्रिएटिंग प्रोटेक्टिव इरिगेशन, इसका मेन फोकस है कि ये क्रिएट करे प्रोटेक्टिव इरिगेशन को हार्नेस की मदद से, जो कि रेन वाटर होता है माइक्रो लेवल पे। ठीक है, अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन इरिगेशन एट फील्ड लेवल। जो भी हमारी कन्वर्जेंस है मतलब लेस से लेस इन्वेस्टमेंट, जितनी कम इन्वेस्टमेंट हो सके उसके अंदर हमारी जो इरिगेशन है फील्ड लेवल पे वो पूरी हो सके, जिससे जो कॉस्ट है वो कम हो जाए और जो हमारा आउटपुट है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अगर हम इन्वेस्टमेंट कम करें और हमारे पास ज़्यादा पैसा हमारी जेब में आ जाए, इनकम ज़्यादा हो जाए तो मज़ा आ जाता है, राइट। तो उसी तरीके से ये योजना भी काम करती है और इसका ये ऑब्जेक्टिव है। एक्सपेंड कल्टीवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन। जो एक्सपेंड कल्टीवेबल एरिया है, जो भी मतलब जैसे कि कोई बंजर ज़मीन है उसके ऊपर भी हम कल्टीवेशन कर सकें और एश्योर्ड कर सकें कि इरिगेशन यहाँ पे सिंचाई वगैरह हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी होगी और ये ध्यान इस योजना के तहत रखी जाती है। इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज़ एफिशिएंटली टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। जो हमारा खेत है उसके ऊपर जो भी हम पानी यूज़ करते हैं उसकी जो वेस्टेज है उसको कम किया जाता है इस योजना की मदद से, या फिर ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताई जाती हैं कि पानी कम यूज़ हो। एनहेंस अडॉप्शन ऑफ प्रिसीजन इरिगेशन। जो प्रिसीजन इरिगेशन है उसका यूज़ किया जाता है जिससे रिचार्ज ऑफ एक्यूफायर्स एंड इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कन्वर्जन प्रैक्टिसेस बाय एक्सप्लोरिंग द फिजिबिलिटी ऑफ रीयूजिंग ट्रीटेड म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर फॉर प्री अर्बन एरिगेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कुछ ऐसी एडप्टेशन लाई गई थी जिससे कि जो हमारा नीचे का पानी है, ज़मीन का पानी है, उसको बचाया जा सके, उसको रिचार्ज किया जा सके, और जो कि हमारी सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन जो प्रैक्टिसेस हैं, फॉर एग्जांपल जो भी हमारा पानी होता है ना नालियों का, उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या करती है, उसको साफ़ करती है, उसको ट्रीट करती है, उसको बिल्कुल ऐसा बना देती है बिल्कुल साफ़, उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया कोई भी गंदगी नहीं होती है। और जो प्री अर्बन एग्रीकल्चर होता है उसके अंदर उस पानी को यूज़ किया जाता है, क्योंकि जैसे कि आप जानते होंगे अर्बन सिटीज़ जो होते हैं उनके अंदर पानी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, नीचे का जो ज़मीन का पानी होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चेन्नई का एक शहर है, उसके नीचे जो है ना उन्होंने पता नहीं कितने 100 फुट का गड्ढा किया फॉर वाटर, लेकिन वहाँ पे पानी ही नहीं है क्योंकि वहाँ के लोगों ने पानी इकट्ठा कर लिया, क्योंकि वहाँ पे कच्ची ज़मीन नहीं है, क्योंकि जो पक्की ज़मीन होती है वो पानी नीचे जाने नहीं देती है ज़मीन में, जिससे कि जो रिचार्ज है ज़मीन नहीं हो पाती है, ज़मीन का पानी रिचार्ज नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से जो कच्ची ज़मीन जहाँ पे होती है वहाँ पे पानी बहुत जल्दी से रिचार्ज हो जाता है। अट्रैक्ट ग्रेटर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन प्रिसीजन इरिगेशन सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है प्रिसीजन इरिगेशन सिस्टम के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारी योजना है PKVY। अगर हम PKVY की फुल फॉर्म देखें तो वो है परंपरागत कृषि विकास योजना। मतलब जैसी हमारी परंपरा चलती आ रही है उस हिसाब से कृषि और विकास योजना पे हम ध्यान दें।
तो इट इज़ सब कंपोनेंट ऑफ सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। ये एक सब कंपोनेंट है, मतलब कि एक छोटा सा टुकड़ा है किसका, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का, SHM का स्कीम अंडर नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये एक स्कीम है जो कि आती है नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर, NMSA के अंदर आती है। प्राइमरी एम इज़ टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। इनका जो ध्यान है वो सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर होता है। ये हेल्प करती है प्रोडक्शन ऑफ हेल्थी फूड के लिए, और ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो इसके अंदर ध्यान दी जाती हैं, और इसके अंदर कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया जाता। ये जो है वो एम्पावर करती है फार्मर्स को, जिससे वो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कर सकें। एक मिक्स ट्रेडिशनल विजडम, मतलब जैसे हमारा एक ट्रेडिशन चला हुआ आता है कि हमें ऐसे ही करना है, और एक हमारा मॉडर्न साइंस है, अगर उन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो वो ये बन जाता है, वो ये वाली योजना बन जाती है जिसके अंदर फार्मर्स को सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, किस तरीके से मॉडर्न साइंस और ट्रेडिशनल चीज़ों को मिला करके वो लंबे समय तक सॉइल की फर्टिलिटी को बना सकते हैं, रिसोर्सेज का कन्वेंशनल यूज़ कर सकते हैं, और हेल्प कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन को, और मिटिगेशन कर सकते हैं, और इस चीज़ को हम क्लस्टर अप्रोच भी कह सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा इट ट्रेन्स फार्मर इन फॉर्म प्रैक्टिस मैनेजमेंट। ये हमारे फार्मर को ट्रेन करता है प्रैक्टिस मैनेजमेंट के अंदर, इनपुट प्रोडक्शन के अंदर, क्वालिटी सर्विस एश्योरेंस के अंदर, वैल्यू एडिशन के अंदर, डायरेक्ट मार्केटिंग थ्रू इनोवेटिव मीन्स। मतलब कि हमारे जो फार्मर होते हैं वो प्रैक्टिस मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं, किस तरीके से क्या चीज़ करनी चाहिए, इनपुट कैसे देना है उसमें आ जाते हैं, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए इसमें आ जाते हैं, वैल्यू कैसे बढ़ानी है वो आ जाते हैं, और मार्केटिंग भी इनको सिखाई जाती है कि किस तरीके से इनोवेटिव तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम जो होता है PGS, वो इंडिया का एक प्रोग्राम है जिससे की अप्रोचेज की जाती हैं, जिससे क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो की जा सके PKVY की। मतलब जो PKVY जो हमारी योजना है इसकी भी क्वालिटी एश्योरेंस की जाती है कि ये सही चल रही है या नहीं चल रही है, और ये की जाती है PGS के द्वारा। फार्मर्स जो होते हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अडॉप्ट करना चाहते हैं या नहीं, या फिर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि ये PGS इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंदर आता है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जो हमारा ये प्रोमोट करता है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोमोट करता है, रूरल यूथ, फार्मर, कंज्यूमर्स, ट्रेडर्स, इन सब के बीच में। डिसिमिनेट लेटेस्ट टेक इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको ट्रेडिशनल जो हमारी फार्मिंग है उसके साथ जोड़ता है। यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम पब्लिक एग्रीगेशन रिसर्च सिस्टम इन इंडिया। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज करता है। ऑर्गेनाइज मिनिमम ऑफ 1 क्लस्टर डिमॉन्स्ट्रेशन इन अ विलेज, और ये कम से कम एक बार तो डिमॉन्स्ट्रेशन विलेज में किया ही जाता है। इसके बाद जो हमारी पॉलिसी है उसकी फुल फॉर्म है RADP की जरा जल्दी से फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो RADP की फुल फॉर्म है रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके अंदर क्या होता है, ये लॉन्च किया गया था 2011 से 2012 में, और ये एक सब स्कीम है जिसके अंदर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर आता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर RADP आती है, और ये 2011 से 2012 के बीच में लॉन्च की गई थी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक एपसाइट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है। और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल आइकन भी दबा देना, नई वीडियोज़ को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, कुछ करो ना करो, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलता है यार प्लीज़। और मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है एम्स एट इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ फार्मर्स, स्पेशली जो एम है वो है इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ लाइफ को फार्मर्स की, जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो कि बहुत छोटे हैं या फिर मीडियम में आते हैं,
जिससे वो ऑफर करते हैं कंप्लीट पैकेज ऑफ एक्टिविटीज़ टू मैक्सिमम फार्मर्स रिटर्न्स। वो बहुत सारा एक पैकेज देते हैं जिसके अंदर जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सके। RADP फोकस ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। जो हमारा RADP है वो हमारा फोकस करता है इंटीग्रेट करने में फार्मिंग सिस्टम को फॉर एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइजिंग रिस्क एसोसिएटेड विद क्लाइमेट वेरिएबल्स। जो हमारी फार्मिंग सिस्टम है उसके अंदर एनहेंस कर सके, प्रोडक्टिविटी को मिनिमाइज कर सके, रिस्क को और क्लाइमेट वेरिएबिलिटीज़ जो होती हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले इंक्रीज करता है हमारी एग्रीगेशन की प्रोडक्टिविटी को रेनफेड एरियाज़ के अंदर, जिसके अंदर सस्टेनेबल मैनर से अडॉप्ट किया जाता है अप्रोप्रिएट फार्मिंग सिस्टम को और अप्रोचेस को। ये मिनिमाइज करता है इम्पैक्ट ऑफ पॉसिबल क्रॉप फेलियर। जो क्रॉप फेलियर होता है उसको मिनिमाइज करता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ सकता है या एकदम से बाढ़ आ सकती है या फिर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है बारिश का। और ये डाइवर्स एंड कंपोजिट फार्मिंग सिस्टम, इसके अंदर दो फार्मिंग के सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, डाइवर्सिफाइड और कंपोजिट। इसके अंदर जो होता है वो एनहेंसमेंट होता है फार्मर्स की इनकम का, फार्मर की इनकम बढ़ जाती है और जो लाइवलीहुड सपोर्ट है वो भी मिलता है, क्योंकि उनके अंदर रिडक्शन जो होता है वो पॉवर्टी का हो जाता है रेनफेड एरियाज़ में। रेनफेड एरियाज़ मतलब कि जहाँ पे बारिश या तो होती ही नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा होती है या फिर कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ रेलेवेंस डेवलपमेंट की बात करें तो ये वो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है प्रोजेक्ट एरियाज़ के जो कि ऑप्टिमाइजेशन हमें देते हैं, यूटिलाइजेशन देते हैं, जो हमारी रिसोर्स को इस्टेब्लिश करने में, जोड़ने में, कोऑर्डिनेट करने में काम आती हैं अलग अलग सेक्टर्स या फिर इंस्टीट्यूशंस के अंदर। फिर उसके बाद हमारी जी नेक्स्ट योजना आती है NWDPRA। अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो हमारी इसकी फुल फॉर्म है नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज़। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका है ये एक स्पेशल सेंट्रल एग्जिस्टेंस प्रोग्राम है जो कि बेनिफिट करता है कल्टीवेटर्स की फैमिलीज़ को जो कि पॉवर्टी लाइन से भी नीचे हैं। ये लॉन्च किया गया था 1990 से 91 के बीच में। ये फोकस करता है फील्ड एक्टिविटीज़ के ऊपर, जिससे कि अपलिफ्ट किया जा सके लैंड यूज़ पैटर्न को, कि किस तरीके से ज़मीन का यूज़ हो रहा है, किस तरीके से क्रॉप जो है वो उगाई जा रही है, और डेवलप कर सके लैंड और वाटर रिसोर्सेज को। इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव है इसके नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे कि सॉइल और वाटर कंजर्वेशन जो होता है वो एक्टिविटीज़ इसके अंदर करी जाती हैं। एग्रोनॉमिक कन्वर्सेशन किया जाता है कि मतलब कि ज़्यादा खर्चा ना हो। रन ऑफ मैनेजमेंट की किस तरीके से जो चीज़ें हैं उनको मैनेज किया जा सके, स्ट्रक्चर बनाया जा सके। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए ये भी इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। किस तरीके से कैश फ्लो काम करेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट हो सके जनरेशन की, वो कैसे काम करती है, जिससे जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन है और मॉनिटरिंग है वो हो सके। टू रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ कैचमेंट्स एरियाज़, क्योंकि कई सारे जो एरियाज़ हैं उसके अंदर इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो ख़राब हो गया है। कई सारी जो ज़मीन होती है उसके अंदर एक फार्मर्स का फ्रेंड होता है जिसे हम अर्थवॉर्म कहते हैं, तो कई सारी जगह पे बंजर होने की वजह से या फिर कुछ प्रॉब्लम केमिकल्स यूज़ करने की वजह से वो जो फार्मर्स के दोस्त हैं वो मर जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं उस एरिया से, तो उनको भी रिस्टोर किया जाता है, और जिससे कि प्रोमोशन हो सके C2 मॉइस्चर कंजर्वेशन का। ये हमारा इम्प्रूव करता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फॉर कल्टीवेटर्स। ये हमारा फार्म प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर काम करता है और लाइवलीहुड सपोर्ट जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा जी NMSA। ये हमारी NMSA की फुल फॉर्म भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो NMS तो इसकी फुल फॉर्म है हमारी, 1 सेकेंड, इसकी हमारी फुल फॉर्म है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और ये हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की लास्ट पॉलिसी है।
तो इसको ज़रा देख लेते हैं। तो इसके अंदर आता है हमारा हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड फॉर एनहेंसिंग एग्रीकल्चर। ये हमारा फॉर्मुलेट किया गया है जिससे जो हमारा एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। जो भी रेनफेड एरियाज़ हैं उनके ऊपर फोकस किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है फार्मिंग को, पानी किस तरीके से एफिशिएंसी से यूज़ हो, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट जो है उसका भी ध्यान रखा गया है, साइनर्जिंग रिसोर्सेज कन्वर्जेशन, जो भी हमारी रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे यूज़ निकाला जा सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन है उसको पूरा किया जाए। और ये 8 मिशन में से एक मिशन है जो कि आउटलाइन किया गया है नेशनल एक्शन प्लान के अंदर ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC के द्वारा। NAPCC जो है एक संस्था है, उसके 8 मिशंस हैं। 8 मिशंस में से एक मिशन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन का, जो कि हमारा NMSSA के थ्रू पूरा होता है। होप सो इस लाइन में कोई डाउट नहीं हो। मैं एक बार और बता देता हूँ। जो हमारी NAPCC है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, वो एक संस्था है और वो संस्था के 8 मिशन है। 8 में से एक मिशन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन, जो कि हमारा पूरा होता है NMSA की मदद से। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं टू मेक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल, remunerative and climate resilient by promoting self specific integrated composite farming systems। मतलब कुल मिलाकर के जो भी हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसे हमारी प्रोडक्टिविटी बने, सस्टेनेबिलिटी मिले और हम एफिशिएंटली उसको यूज़ करें। क्लाइमेट का ध्यान रखें, अगर क्लाइमेट चेंज होता भी है, क्लाइमेट के अंदर कुछ भी चेंज हो रहे हैं, उसके बाद भी हमारी जो क्रॉप्स है उसके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए तो 19 थी प्रॉब्लम आए। टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, इससे हमारी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो बची रहें, जो एप्रोप्रिएट सॉइल और मॉइस्चर है उनके बीच का वो बना रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारे सदगुरु हैं उन्होंने भी एक मिशन चलाया हुआ है सेव सॉइल, क्योंकि आज के टाइम जो सॉइल है उसके अंदर जो भी एंजाइम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो कि मिनरल्स से बहुत इंपॉर्टेंट थे कल्टीवेशन के लिए, वो आज के टाइम में डाई हो रहे हैं और जो मिट्टी है वो डस्ट बन रही है। क्योंकि वो आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा धूल बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हो रहा है। तो सेव सॉइल बहुत बड़ा मिशन है। और ये जो है हमारा जो सॉइल का जो मॉइस्चर है और जो सॉइल के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा होने ज़रूरी हैं, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि इंडिया में एग्रीकल्चर बचेगा ही नहीं, क्योंकि पेड़ बहुत तेज़ी से कट रहे हैं। टू अडॉप्ट कॉम्प्रीहेंसिव सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जिससे हमारी जो कॉम्प्रीहेंसिव सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको पूरा करा जा सके, सॉइल फर्टिलिटी जो है उसको बचाया जा सके, सॉइल जो है उसको टेस्ट किया जा सके ऑन एप्लीकेशन ऑफ मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो बड़े और छोटे न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनके बेसिस पर जो है सॉइल को नापा जा सके, उसकी कैटेगरी बताई जा सके, जुडिशियस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो भी निर्धारित चीज़ें हैं, निर्धारित क्षमता है उसमें ही फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जा सके, और भी चीज़ें हैं। टू ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो, जो वाटर मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। ये एक्सपेंड करना चाहिए कवरेज ऑफ अचीविंग मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मतलब कि एक बूंद से भी हमारी जो क्रॉप है वो ज़्यादा बढ़नी चाहिए। ये एक स्लोगन है जो कि ये हमारी जो योजना है वो हमें देती है, जो हमारी पॉलिसी है वो हमें देती है कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, जितनी ड्रॉप, अगर ड्रॉप नंबर ऑफ ड्रॉप इंक्रीजेज द नंबर ऑफ क्रॉप्स इंक्रीजेज। टू डेवलप कैपेसिटीज़ ऑफ फार्मर्स एंड स्टेक होल्डर्स इन कंजक्शन विद अदर ऑन गोइंग मिशंस, जिससे कि जो कैपेसिटी है फार्मर्स की और जो स्टेक होल्डर्स की कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सके, जिससे कि ऑन गोइंग मिशंस जो है उनको पूरा किया जा सके और जोड़ा जा सके। कंजक्शन मीन्स जोड़ना। टू pilot models in select blocks for improving productivity of rain-fed farming by mainstreaming rain tech refined through NICRA and by leveraging resources from other schemes। तो इसके अंदर क्या है कि कई सारे मॉडल्स हैं, कई सारे ब्लॉक्स हैं जिनको इम्प्रूव हो रहे हैं प्रोडक्टिविटी की वजह से, क्योंकि रेन फेड फार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो एक टेक्नोलॉजी जो है जो कि हमें NICRA से प्रोवाइड होती है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है और ये लिवरेज करती है, मतलब लिवरेज मतलब सदुपयोग करती है जो भी रिसोर्सेज हैं और जो भी अदर स्कीम्स हैं उनका।
ये इस्टेब्लिश करती है इफेक्टिव इंटर और इंटर डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन को, जो भी हमारी इंटर अंदर की या जो भी बाहर की मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करवाती है, जिससे कि वो अकम्प्लिश कर सकें डिलीवरी का नेशनल मिशन का, क्योंकि ये नेशनल मिशन है जिससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है उसका जो सपना है वो पूरा किया जा सके। और ये किसके थ्रू आता है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC के थ्रू आता है। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट नंबर 1 पार्ट 1 रूरल डेवलपमेंट का। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आपके लिए कुछ सजेशंस हैं। सबसे पहले आप इसके 2 नंबर के क्वेश्चंस ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक स्मॉल समरी मिल जाएगी वहाँ से। क्वांटम अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नोट्स के लिंक के नीचे ही लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली क्वांटम को। साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, कुछ भी पूछना है, कोई डाउट है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकूं। और दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन को दबा देना, तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी किसी भी नई वीडियो की। और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।